नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर बघेल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल लेजर एंड एस्थेटिक क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील बघेल, जो कि आप एक लेजर डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हो। यस सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों देखा गया डेंटल इन्फेक्शंस, कैविटीज़ के काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए आपकी क्लिनिक में किस तरह से डेंटल पेन लेकर पेशेंट्स आते हैं, उस बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है क्या, कैरीज जो होती है वो इनिशियली सभी लोग इंडिया में बहुत ही कैजुअल अप्रोच है, सभी लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। जब तक पेशेंट को पेन नहीं होता है तब तक पेशेंट ऐसा फील नहीं करता है क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या उसको एक दो रात ऐसा हो जाता है कि डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो पेन सहन नहीं कर पाता, तब तक डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास पहुंचता नहीं है। तो इसके लिए अपने को एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से, जो या ऐसे एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको हर आम आदमी को पता चले क्या एक इनिशियल फेज में ही अभी अपन केरीज ट्रीट कर लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग भी वेरी मिनिमल और उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो भी लॉन्ग टर्म रहेगा। सर, आमतौर पे भी देखा गया कि डेंटल पेन सबसे बड़ा पेन माना गया है। Right. तो कभी कभी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जब अपने टीथ पे आ जाते हैं, इंटेंस पेन होता है, तो उस वक्त आप एज ए डेंटिस्ट किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, उस बारे में बताइए आप। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमसे सहमत हूँ क्या मोस्ट सीवियर पेन, वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन है। अकॉर्डिंग टू मेरे नॉलेज के हिसाब से सेकंड मोस्ट सीवियर पेन है। फर्स्ट लेबर पेन होता है, सेकंड मोस्ट सीवियर डेंटल पेन होता है। तो डेफिनेटली इट इज़ कंसिडर एज ओनली इमरजेंसी केयर, तो इसको तुरंत ट्रीट कर लिए तो उसका तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है और तुरंत पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाता है इफ़ पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो जस्ट इसका एक 99% ऐसा ही होता है कि जनरली केरीज ऊपर तक अप्रोच कर लेती है या पेरियपाइकल इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में ही पेशेंट को पेन होता है। तो इस कंडीशन में जब भी या स्वेलिंग वगैरह आई है तो उसको जस्ट ट्रीट कर लिए, ओपन कर दिया, इसको कहते हैं रूट कैनल ओपनिंग बोलते हैं। यदि वो कर लेते तो पेशेंट तुरंत रिलीफ मिल जाता है। पर पेशेंट का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत ज़रूरी है। सर, ऐसे पेशेंट देखा गया है कि जिनकी लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, उसका इफेक्ट इनके दांतों पे या पायरिया पे किस तरह से होता है, उस बारे में आप बताइए। ये दिस इज ट्रू क्या जो ब्लड शुगर लेवल है या पेशेंट हाइपरटेंसिव है, इस वजह से तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, ओरल कैविटी अफेक्ट होती है, जस्ट बिकॉज ऐसे कई मेडिसिन है, स्पेशली ब्लड ग्लूकोज लेवल की या तो हाइपरटेंसिव मेडिसिन, जिससे गम्स सोलन हो जाते हैं। तो इसके लिए पेशेंट ने भी डॉक्टर को, फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। इन केस यदि उनके उस मेडिसिन की वजह से सोलन हो रही है तो उन्हें मेडिसिन चेंज करके लेनी चाहिए। दिस इज मोस्ट कॉमन रीज़न, बट सब लोग समझ नहीं पाते क्या ये मेडिसिन से क्यों ऐसा होता है, पर दिस इज रियलिटी। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं क्या ब्लड शुगर जो मेडिसिन है उससे, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलॉल वगैरह है और जो बीपी की मेडिसिन सब है, उससे गम्स ब्लीडिंग गम्स होता है। सर, जो लोग मद्यपान करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, गुटखा, तंबाकू, खैनी का जो यूज़ करते हैं, तो आप ये बताइए उससे डेंटल कैंसर के भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं, ओरल कैंसर्स के। तो आप ये बताइए कि उसकी फोर्थ स्टेज क्या होती है, उस बारे में बताइए। एज सच रोल ऑफ अल्कोहल तो मिनिमली है, जैसे जिस रोल ऑफ ड्रॉबैक ऑफ अल्कोहल ऐसा है कि जैसे वो ओरल कैविटी में ड्राइनेस क्रिएट करता है, उससे अलावा उसमें ओरल कैंसर से कुछ रिलेटेड नहीं है जैसे अल्कोहल का। बाकी रिलेटेड टू टोबैको बोले तो खर्रा, सिगरेट, स्मोक, वॉट दीज आर द ऑल डिफरेंट टोबैको कंज्यूमेशंस। तो ये डेफिनेटली कई लोग और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं 20 साल से खा रहा हूँ, 25 साल से खा रहा हूँ। अल्टीमेटली इनिशियली पेशेंट को कभी भी पेन नहीं होगा अनलेस वो सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर में आता नहीं है। तो जब तक तब तक उसको छाला भी आ जाता है, पर वो उसको फील लगता है मुझे कुछ नहीं होता, मुझे दर्द तो हो ही नहीं रहा, वो बहुत अपने आप को और कॉन्फिडेंट में रखता है। बट जब अनट्रीटेबल कंडीशन हो जाती है, जैसे स्टेज 3 हो जाता है, स्टेज 4, तो उस कंडीशन में कितना भी ट्रीट कर लिए, कितना भी ऑपरेट कर लिए, तो मुश्किल हो जाता है पेशेंट का बचना। तो यदि अपने में इंडिया में यदि अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहे, लाइक अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर होता है, तो दैट इज़ ओनली की टू सेव द कैंसर। तो अर्ली डायग्नोसिस होना ही चाहिए। लोगों ने तंबाकू, खर्रा खाना बंद करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं कर पा रहे तो उन्हीं का ड्रॉबैक है, वही अपने बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं और अपने फैमिली को भी अफेक्ट कर रहे हैं।
शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर सुनील बघेल सर आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपके क्लिनिक में विजिट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुनील बघेल, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, कन्फ्यूज़न हमेशा सदा से बनाते आया हुआ है कि काफ़ी लोग मंजन करते, नस का उपयोग करते, तो ये देखा कि फ्लोराइड पेस्ट का जो यूज़ नहीं करते तो ओपन नर्व के प्रॉब्लम आते हैं, डेंटिंग, एनिमल सरफेस की भी प्रॉब्लम आते हैं। तो आप बताइए एक्चुअली फैक्ट्स क्या है, उस बारे में बताइए। As such, there is no role of toothpaste in oral cavity. कोई भी सब टूथपेस्ट जो भी होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, मेडिकेटेड होते हैं, ऑल आर गुड, जो बॉडी के लिए एक्सेप्टेड है वही होते हैं। इस जो आप बोले जैसे लोगों के दांत घिस जाते हैं तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट की वजह से होता है। जो बहुत फोर्सफुली ब्रश करते हैं तो दांत कट जाते हैं, उसको एट्रीजन, एब्रेजन ऐसा बोलते हैं। इसको कई लोगों को पैरा फंक्शन हैबिट्स रहती है, जो दांत चबाता है, नींद में चबाता है, गुस्से में जब ज़्यादा चबाता है। तो सभी टूथपेस्ट अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर जस्ट अपन यूज़ उसे कैसे करते हैं, पेशेंट उसको यूज़ कैसे करता है, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। एक आम आदमी को एजुकेट होना चाहिए, क्या कैसे ब्रश करना चाहिए। इस आइडियली 2 मिनट ही करना चाहिए, फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। हर 2 से 3 महीने में ब्रश चेंज करना चाहिए, और जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। तो इट विल गिव गुड रिजल्ट इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड इट विल नॉट अफेक्ट देयर ओरल कैविटी। जैसे सर जो डेंटल ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं जिनका टूथ लॉस हुआ, तो उनको जैसे कन्वेंशनल मेथड में जैसे आप ब्रिज और क्राउन का यूज़ करते हैं, तो अभी जैसे फिक्स दांत है जो जैसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए, इसलिए इम्प्लांट का यूज़ किया जाता। तो आप बताइए कि जो इम्प्लांट में आपका जो लेज़र स्पेशलिटी है, तो आप उस बारे में बताइए थोड़ा डिटेल्स में, किस तरह की प्रोसीजर्स होती है। ऑब्वियसली जब भी कोई रीज़न से, एक तो आइडियल कैरीज की वजह से दांत खराब हो जाता है, या तो फिर ट्रॉमा की वजह से खराब हो जाता है, एक्सीडेंटली कुछ गिरने वजह से दांत खराब हो जाता है, तो इस केस में पहले की पुरानी कंडीशन थी तो कैप ब्रिज लगाते थे, पर आजकल एडवांस टेक्निक्स आ चुकी है, तो अपने को आजू बाजू का दांतों का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली अपन इम्प्लांट डाल सकते हैं, और उसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी है, साथ साथ में वो आजू बाजू के दांतों को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो इन केस वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी खराब होगा तो वही दांत खराब होगा जो इम्प्लांट लगाया, लेकिन आजू बाजू वाला दांत खराब नहीं होगा। लेकिन अपन ब्रिज लगाते जो पुरानी टेक्निक थी, उससे क्या होता है, हार्डली 5 to 10 ईयर्स के बाद वो दोनों के दोनों तीनों दांत खराब हो जाते हैं, और जो आज एक इम्प्लांट लगने वाला है वो 2 इम्प्लांट लगने वाले रहते हैं, और प्रोग्नोसिस भी वर्स्ट हो जाती है, और बोन लॉस भी कई बार हो चुका रहता है विद एज, और कई लोग सिस्टमिक डिसीज में भी जा चुके रहते हैं, जिसमें तो कई बार उनको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते। तो आइडियली everyone should not go for the bridges right now. Everyone need to go with implant only. That will be the best solution. और रही बात अपने क्लिनिक की, तो अपने पास सारी एडवांस टेक्निक्स है, लाइक लेजर वी आर यूजिंग। सो मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर अपन ब्लडलेस और पेनलेस करते हैं, और लेज़र का एडवांटेज ऐसा है बाकी कन्वेंशनल मेथड से, इसमें आपको ब्लीडिंग नहीं होता है वाइल सर्जरी, आपको टाँके नहीं देने पड़ते सर्जरी में, आपको पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि लेज़र आजू बाजू के बैक्टीरिया को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी काफ़ी कम होता है। और ऑब्वियसली इट इज़ एडेड एडवांटेज ओवर डेंटिस्ट्री, इट गिव द बेटर रिजल्ट कंपेयर टू कन्वेंशनल वन। सर काफ़ी यंगस्टर्स है जिनको कैरियर बनाना, फ्यूचर बनाना है, ऐसे लोगों की जो ऑर्थोडोंटिक्स की प्रॉब्लम होती है, टेढ़े मेढ़े जो जिनके दांत होते हैं, जिन्हें इनविजिबल विनियर्स की आवश्यकता होती है, लेमिनेट्स की, तो आप ये बताइए इसमें क्या नया एडवांसमेंट आया है, उस बारे में बताइए। ऑब्वियसली हर प्रोफेशनल चाहता है कि वो अच्छा दिखे, और इनफैक्ट एवरी कॉमन मैन ऑल्सो चाहता है कि वो अच्छा ही दिखे। तो ऑब्वियसली बेसिक जो ट्रीटमेंट है, बेसिस जो चलते हैं उसमें भी मेटल्स आती है, सिरामिक आती है, अभी लेटेस्ट में इनविजिलाइन भी आई है। इट इज़ रियली इम्पैक्टफुल, इट गिव या रिजल्ट भी अच्छे है उसके, पर बहुत सीवियर कंडीशन में उसको यूज़ नहीं कर सकते, पर अल्टीमेटली उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ऐसा है कि वो पेशेंट्स को बार बार डॉक्टर के पास आने की विजिट की ज़रूरत नहीं है, दूसरा का एडवांस, और उसको पोस्ट ऑपरेटिव आना तो नहीं है, वो भी एक एडवांटेज है। और दूसरा बट डिसएडवांटेज ऐसा है कि वो उसे फॉलोअप प्रॉपर नहीं ले पाए, तो क्या होता है, पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंट में होता है, वो प्लेट्स पहनता नहीं है, हर 15-15 दिन में प्लेट्स चेंज करते रहने पड़ते हैं। तो कभी पेशेंट कंफर्ट जोन में हरदम चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में रहे, तो कई बार वो पहनता नहीं है, कई पार्टी जा रहा है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट। तो समटाइम व्हाट आई फील कि कन्वेंशनल इज मोर बेटर इन दिस केस कंपेयर टू द इनविजिलाइन, बट इनविजिलाइन ऑल्सो बेस्ट। यदि आप अपने पेशेंट में डिसिप्लिन अच्छा है तो डेफिनेटली दे विल गेट द गुड रिजल्ट।
दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सर हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, आगे चल के कोरोना की आशंका है तो काफ़ी लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे तो क्लोज कॉन्टेक्ट रहेगा, तो आप ये बताइए किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है उस बारे में बताइए। Ideally, we are following all basic protocol for the corona, like, but everyone should wear the mask. There is no option for that. पर कितना भी प्रोटेक्ट कर लीजिए, ये तो फैलना ही है और सब लोगों ने जान चुका है, सब लोग सफल हो चुके हैं, सब लोग सफल हुए हैं और सब लोग पर इसका सोल्यूशन यही है कि अपन जितना सेफ्टी कर सकते हैं उतना सेफ्टी करना चाहिए। और यही इसका सोल्यूशन ये है कि इनिशियल स्टेज में अपन इसे ट्रीट कर लेते कोरोना, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी नॉर्मल डिसीज, बट इसको अवॉइड करते अपन तो इट इज़ डेडली ऑल्सो। बाकी वही अब कभी ऐसा हो सकता है शायद अपने को इसके साथ ही जीना है, तो सारे प्रिकॉशंस अपने लेना ही है। वो पहले बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करनी है, लाइक हैंड वॉश, यू नीड टू वियर द मास्क, एवरीथिंग, वी नीड टू पीपीई भी, लाइक ओपीडी के लिए ठीक है, समटाइम इट्स वेरी डिस्कम्फर्ट फॉर द ऑपरेटर्स और डॉक्टर्स टू ऑपरेट व्हाइल डूइंग द सर्जरी, समटाइम इट्स कॉज द डिस्कम्फर्ट। कई बार ऐसा भी बोला गया, ये भी प्रोटोकॉल आया है कि एसी विदाउट एसी तुम सर्जरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इस प्रोटोकॉल इज डिफरेंट थिंग, एंड डॉक्टर को ऑपरेट करना, डॉक्टर भी ऑपरेट करना चाहता है, वो कंफर्ट जोन में करना चाहता है। तो इस केस में ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द बेसिक प्रोटोकॉल्स, एंड बिफोर डूइंग एनी सर्जरी वी आर आस्किंग देम फॉर द डूइंग RT-PCR एंड ऑल। So in that way we can take only precautions, but we can't we can't give the confirmation that ऐसा नहीं होगा, but it's all about our immunity. If our immunity is good, our body is healthy, and if we are not having any systemic diseases, then definitely we can survive in this. ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।